हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में मैं अपने स्कूल के कामों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हूँ, इसलिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ। और मैंने प्रिजनर को लेके कुछ सोचा है कि प्रिजनर के अगले पार्ट के लिए मैं अपने एक दोस्त से मदद ले रही हूँ एडिटिंग के लिए। तो आई होप कि आप उस चीज़ को देखेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो जब तक प्रिजनर्स का पार्ट 5 आ जाएगा तब तक वेट कीजिए, आपको ये नई चीज़ कैसी लगती है। और एक और बात, ईज़ान वर्स फीस्ट अप्रैल के रिजल्ट आने बाकी है, क्योंकि हमारी प्यारी ऑथर वांगशान हॉट एफएफ की ऑथर तनु ने अभी तक मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। लगता है वो आउट ऑफ स्टेशन है, इस वजह से इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं चेक कर रही है। या मेरे ख्याल से उनके 2 अकाउंट है जो कि मुझे सही से मिल नहीं रहे हैं। तो अगर आप तनु के भी वीडियो सुनते हैं तो कृपया करके उन्हें मैसेज कर दीजिए कि इंस्टाग्राम पर अपने व्यूज़ डाल दे, जिससे कि मुझे रिज़ल्ट लगाने में आसानी होगी। क्योंकि हो सकता है कि तनु फर्स्ट आए या वांगशान इन इमोशंस वाली दीदी फर्स्ट आए। बस इसी वजह से अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट आने में तो देर लग जाएगी, और मैं लाइव आने का भी सोच रही थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद मैं जब वैकेशन पर जाऊँगी तो मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं पोस्ट कर पाऊँगी। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव आ जाऊँ, पर अगर नहीं आ पाई तो इस वीडियो के ज़रिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और स्पॉन्सर्ड ईज़ान वर्स फीस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेजकर अपने टॉपिक्स भेज सकते हैं जो हम ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे। अगर कोई एक ही स्पॉन्सर करना चाहता है और मुझे एक ही मैसेज आया तो उसी पर वीडियो बनेगा। अगर 2 से ज़्यादा टॉपिक्स आए तभी हम डिस्कस करेंगे। अगर एक ही टॉपिक आता है तो उस पर हम सब उसके पॉइंट्स निकालेंगे कि इससे रिलेटेड कितने सब्जेक्ट पर हम स्टोरीज़ बना सकते हैं। ये तो हुई बात ईज़ान वर्स फीस्ट स्पॉन्सर्ड की। इसके साथ ही मैं एक और गेम शो लाने वाली हूँ, जिसके लिए अभी तो ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में चल रही है कि किस तरह से वर्क करेगी, लेकिन इसके लिए भी मुझे सभी लोगों के मदद की ज़रूरत है। मतलब जो भी मेरे यूट्यूबर्स दोस्त हैं उनके मदद की ज़रूरत है। और जब तक वो सब फ्री हो जाएंगे उसके बाद मैं उनसे बात करूँगी कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी ब्लूप्रिंट चल रहा है उस गेम शो को मैं किस तरह से डिज़ाइन करना चाहती हूँ। तो उन सब के हेल्प से मैं उस गेम शो को एक प्रॉपरली डिज़ाइन दूँगी, और उसके बाद मैं आप सबको बताऊँगी कि वो किस तरह से होगा। ठीक है, उसका नाम शायद से YPL ईज़ान वर्स फीस्ट प्रीमियर लीग ऐसा कुछ रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ईज़ान वर्स स्टोरी लीग ऐसा रखेंगे। ठीक है, YSL ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस पर आपका क्या ख्याल है ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए फाइनली अब हम आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये एक शियानवांग स्टोरी होने वाली है, और ये आइडिया काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था। बस इसको लेकर एक परफेक्ट स्टोरी मुझे नहीं मिल रही थी, जो कि अब मुझे मिल गई है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है पेट ऑफ पेट्रियार्क, और ये एक ओमेगा वर्स होने वाली है। स्टोरी के किरदार आपके जाने पहचाने हैं, मतलब लान वांगजी और वी wuxian। बस फ़र्क इतना सा है कि इसमें लान वांगजी एक एल्फ है, एक ओमेगा एल्फ। चलिए फाइनली अब जाके स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक खुला मैदान जिसमें एक बंदा चलकर जा रहा था। उसमें
एक लंबा सा कोट पहना हुआ था, हाथ में हैंड ग्लोव्स थे, पैरों में बूट्स थे, सर पर एक हैट लगी हुई थी और चेहरे पर हर तरफ पट्टियाँ थी जिससे उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि आंखों में भी गॉगल्स पहने हुए थे। कोई अगर उस बंदे का चेहरा गौर से पास जाकर ना देखे तब तक तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके चेहरे पर हर तरफ पट्टियाँ लगी हुई है। उसका वो मास्क के पीछे का चेहरा, मतलब उसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था जिस वजह से उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। ऐसा बंदा एक खुले मैदान में बस जा रहा था, तभी उसने किसी की चीख की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत उस तरफ दौड़ा। वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े पहना हुआ लड़का किसी से बचने की कोशिश कर रहा था और कोई बेले उसे हाथ और पैरों से जकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ पैर जकड़ने की कोशिश कर रही थी। इस बंदे ने तुरंत अपनी हैट उतार कर उस तरफ फेंक दी, जिससे उसके सर पर जो पट्टियाँ बंधी हुई थी वो जो पूरी तरह से ब्लाड था और उसका पूरा सर जो सफ़ेद पट्टियों से ढका हुआ था वो दिखाई देने लगा। वो हैट जो उस बंदे ने फेंकी थी वो बिल्कुल एक चक्र की तरह घूमते हुए सामने वाले लोगों पर गई जो कि हत्यारे थे। उनके हाथों में स्वॉर्ड्स थी और उन्होंने कुछ सफ़ेद कपड़े ही पहने हुए थे। वो उन सबको चीरते हुए वापस आकर उसी पट्टी वाले बंदे के सर पर आकर रुक गई। तो सामने जो दूसरा लड़का था जिसने भी सफ़ेद ही कपड़े पहने हुए थे, उसने तुरंत आकर इस हैट वाले बंदे के सामने झुकते हुए कहा, शुक्रिया महाशय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए तो हम इस बंदे का नाम हैट मैन रख देते हैं। वो जो लड़का ओमेगा उस बंदे ने बचाया था, हैट मैन ने, वो बार बार उसे झुककर थैंक यू कह रहा था, लेकिन हैट मैन बस उसकी तरफ एक नज़र देखकर वहाँ से मुड़कर चला गया। अब उस लड़के को भी समझ नहीं आया कि अभी उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे हैटमैन के पीछे जाना चाहिए? पर इस बंदे ने उसकी जान ज़रूर बचाई है, पर ऐसा नहीं लगता कि वो इसकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहता है। इसलिए वो लड़का वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा, बस इस बात को याद रखते हुए कि एक हैटमैन ने उसकी जान बचाई थी। अब वो हैटमैन वहाँ से चला गया, तभी किसी ने उसके कंधे पर ज़ोर से मुक्का मारा और उस बंदे का कंधा पूरी तरह से अंदर सिकुड़ गया और वापस से सही हो गया। तो उस हैटमैन ने मुड़कर देखा जहाँ पर उसका दोस्त था जो कि एक मैजिशियन था। वो उसकी तरफ देखते हुए हंसकर कह रहा था, वी गगा, इतनी हवा में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम उड़ गए तो देख लेना, मैं तुम्हारे एसेंस को वापस से जोड़ने नहीं वाला। इस पर उस बंदे ने कुछ भी नहीं कहा और वो बस उस सामने वाले बंदे की तरफ घूर कर देखने लगा और उसके अंदर से एक बहुत गहरी सी आवाज़ आई। उसने कहा, हैसांग, तुम यहाँ कैसे? इस पर सामने वाला बंदा हंसते हुए बोलने लगा, वी गगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा? इस सिटी में इतना बड़ा ऑक्शन होने वाला है, मुझे तो यहाँ आना ही था। इस पर उस हैटमैन ने कुछ भी नहीं कहा, जिसका नाम हमें अभी पता चला कि वी है, वी यिंग। अभी होयसांग ने वी के कंधे में हाथ डालते हुए कहा, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो ऑक्शन में? इस पर विंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस आगे चलने लगा। तो होयसांग ने कहा, कम ऑन, तुम्हें इस हुलिये में देखकर कोई भी पहचान नहीं पाएगा, अब चलो भी। कोई ज़रूरत नहीं है, विंग ने कहा। होयसांग ने कहा, ज़रूरत कैसे नहीं है? पता है वहाँ पर कितने सारे ट्रेजर्स आएंगे, हम उसमें से कुछ खरीद भी लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। विंग होयसांग को मना करने की कोशिश कर रहा था, पर होयसांग था कि वो किसी की बात मानता है भला। उसने विंग को ज़बरदस्ती उस तरफ खींचने की कोशिश की, पर विंग अपनी जगह से नहीं हिला। इसकी बजाय उसका जो ओवरकोट है वही होयसांग के हाथों में चला गया। होयसांग ने चकल करते हुए कहा, वी गगा को मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, गगा चलो ना। ये कहते हुए होयसांग ने वो कोट वापस से लाकर विंग के कंधे पर ओढ़ दिया। अब इस बार विंग ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं रहा था। वैसे भी होयसांग का मन रखने से वो छोटा नहीं हो जाएगा।
कम से कम जितना छोटा है उससे ज़्यादा छोटा तो नहीं हो जाएगा। ये सोचकर विंग उसके साथ साथ चलने लगा। इधर होयसांग पूरे रास्ते बकवास करता रहा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करता रहा जिससे विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाए। वैसे विंग को पता था कि होयसांग के साथ रहना मतलब सच में सर दर्द है, लेकिन ये बात है कि उसे बस होयसांग ही जानता है, या फिर यूँ कहो कि उसका साथ देता है। वो भी उसी की तरह एक अनाथ है, घूमता रहता है, शहर शहर घूमकर अलग अलग ऑक्शंस में जाता है, कुछ स्कैम्स करके पैसे कमाता है, फिर ऑक्शंस अटेंड करता है, वहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेता है, और इसी तरह से दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोनों की ज़िंदगी में कोई भी मकसद नहीं है, बस वो राहगीर है, मुसाफिर है, ना कोई घर है ना ही कोई मंजिल। इसी तरह से वो इस शहर के पास भी आए थे, अचानक से मिल गए और होयसांग ने विंग को उस ऑक्शन में जाने की ज़िद की, तो विंग भी चला गया। वैसे उसे लगा तो नहीं था कि वो कुछ खरीदेगा, उसने इतनी मेहनत से थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं, वो उन्हें ऐसे ही किन्हीं फालतू की चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहता। हाँ, जो चीज़ें उसे फ़ायदा दे सकती है उन पर वो ज़रूर खर्च करेगा, पर फिलहाल उसका खर्च करने का कोई मन नहीं है। इधर होयसांग ने एक तोता खरीद लिया। जब विंग ने उससे पूछा कि ये क्यों है, तो होयसांग ने कहा, ऐसे ही, इसे मैं लोगों का फॉर्चून टेलिंग कर सकता हूँ और मुझे और पैसे मिलेंगे। विंग ने इस पर बस सर हिला दिया। इसके बाद उस ऑक्शन में एक ओमेगा को लाया गया, मतलब एक पूरा सफ़ेद कपड़े पहना हुआ एक ओमेगा। उसके फेरोमोन से ही सबको पता चल गया था कि वो एक ओमेगा है। उसके सर पर एक कपड़ा डला हुआ था वेल की तरह, और वो जो ऑक्शन का होस्ट है वो सबके सामने उस ओमेगा की बिड लगा रहा था। पहले तो बिड शुरू हुई 10,000 से, पर वहाँ के लोग कहने लगे कि ऐसे लो क्लास ओमेगा के लिए 10,000 कौन देगा, मैं तो 5,000 भी नहीं दूंगा। तभी किसी और ने कहा, मैं तो 2,000 भी नहीं दूंगा। किसी और ने कहा, मैं तो 1,000 भी नहीं दूंगा। विंग ने तभी उन फेरोमोन से कुछ तो महसूस किया। उसने कहा, 1,00,000। 1,00,000 का नाम सुनते ही सब लोग चौंक गए, और पर कोई भी उसके आगे बोली लगाने को तैयार ही नहीं था। उस होस्ट ने कहा, 1,00,001, 1,00,002, 1,00,003, सोल्ड। ये ओमेगा इस महाशय को सेल किया जाता है। जिसके बाद विंग ने होयसांग की तरफ देखा, वहाँ पर टोकन फीस भरनी थी। होयसांग ने कहा, क्या? विंग ने कहा, टोकन फीस भर दो। होयसांग ने कहा, क्या मतलब इसका? विंग ने कहा, मेरे पास 1,00,000 ही थे। होयसांग ने कहा, तो तुम मुझे खाना नहीं खिला रहे? विंग ने कहा, मेरे पैसे खत्म हो गए। होयसांग ने कहा, अगर तुम्हारे पास 1,00,000 थे तो 50,000 में भी उस ओमेगा को खरीद सकते थे, पूरे के पूरे पैसे लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो विंग ने कहा, ये ओमेगा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। होयसांग इस बात पर सोचने लगा। हाँ, विंग अगर के पास बॉडी नहीं है तो हो सकता है वो इस ओमेगा की बॉडी को पजेस कर ले, ज़रूरी है। ये सोचकर होयसांग ने कहा, ठीक है, आज के ट्रीट मेरी तरफ से, थैंक यू, विंग बोला। जिसके बाद वो ओमेगा चलकर विंग के पास आया, और विंग बस उसे अपने साथ चलने का इशारा करके आगे चलने लगा। होयसांग ने टोकन के पैसे भी भर दिए, और फिर वो विंग और उस ओमेगा को लेकर एक छोटे से होटल में गया, जहाँ पर होयसांग उस ओमेगा से कह रहा था कि खाना खा ले, पर वो ओमेगा बस सर हिलाकर मना कर रहा था। इधर विंग की तरफ होयसांग ने देखकर कहा, तुम तो खा ही नहीं सकते, तो चलो ये सारा का सारा खाना मैं खाता हूँ। विंग ने कहा, होयसांग, मदद के लिए शुक्रिया, पर अब मुझे चलना चाहिए। होयसांग ने कहा, वैसे भी तुम यहाँ रुककर मेरे खाने को नज़र ही लगाओगे, और तुम्हारा ओमेगा भी अपने सर से ये वेल नहीं हटा रहा है, तो वीगा को हम जल्द ही मिलते हैं। और हाँ, जब भी तुम मुझे मिलोगे मुझे याद रखना, वैसे तुम्हें तो मैं पहचान ही लूँगा, चाहे तुम किसी भी रूप में क्यों ना हो। ये कहते हुए होयसांग हंसने लगा, और विंग भी उसे अलविदा कहकर वहाँ से चल दिया। जिसके बाद वो उस ओमेगा को लेकर चलने लगा एक पुराने कासल की तरफ। वो एक जला हुआ खंडहर जैसा कासल था, जिसमें किसी का भी रहना मुश्किल था। वो ओमेगा चुपचाप विंग के पीछे चल रहा था।
वैसे विंग ने कोई उसे बांध कर नहीं रखा था, ना ही किसी स्पेल में रखा था, पर फिर भी वो ओमेगा न भागने की कोशिश कर रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था। विंग जैसे जैसे उसे आगे ले जा रहा था, वो ओमेगा चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। विंग ने एक दो बार उसकी तरफ मुड़कर देखा कि कहीं वो ओमेगा वहाँ से जाना तो नहीं चाहता, पर उस ओमेगा ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जैसे कि वो वहाँ से जाना चाहता हो। तो विंग ने भी कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप कसल के अंदर चला आया, जहाँ पर पत्थर का एक थ्रोन बना हुआ था। विंग जाकर सीधा उस थ्रोन पर बैठ गया, तो वो ओमेगा भी उसके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया, सर नीचे करके। विंग को लगा था कि उसकी आवाज़ से ये ओमेगा डर जाएगा, इसलिए वो निहोए सांग से इशारों में बात कर रहा था। पर यहाँ आकर भी जब वो ओमेगा कुछ भी नहीं बोला, तो विंग ने आखिरकार उस ओमेगा से कहा, तुम आज़ाद हो, चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। इस बात पर ओमेगा ने तुरंत अपना सर ऊपर करके उसी वेल के अंदर से विंग की तरफ देखा। तो विंग ने कहा, तुम जा सकते हो। इस बात पर ओमेगा ने वापस से अपना सर झुका लिया। विंग के पास अब और कोई चारा नहीं था, तो उसने कोई मैजिक करके वो ओमेगा के ऊपर से उसकी वेल हटा दी। तो देखा वो ओमेगा बहुत ही खूबसूरत है, मतलब सच में जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया हो, इतना ज़्यादा खूबसूरत। पर उसके मुंह पर कुछ सील सा लगा हुआ था। तो विंग ने उस ओमेगा के मुंह पर से वो सील हटाने की कोशिश की। वो सिल्वर कलर का एक मेटल का सील था। विंग ने उस सील को तोड़ने की कोशिश की, पर वो सील किसी भी मैजिक से नहीं टूट रही थी। पर जैसे जैसे वो अपना मैजिक इस्तेमाल कर रहा था, वैसे वैसे वो कमज़ोर हो रहा था, छोटा हो रहा था। ये देखकर वो ओमेगा कंफ्यूज हो गया। पर जैसे ही आखिरी बार विंग ने अपना कुछ ज़्यादा ही जोर लगाया, वैसे ही उसका आकार बिल्कुल ही सिकुड़ गया। उसके सर पर से वो हैट गिर गई, उसके गॉगल्स उतर गए, यहाँ तक कि कोट भी गिर गया और कुछ बैंडेजेस भी नीचे गिर गए। और पता चला कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं। वो ओमेगा विंग को इधर उधर ढूंढने लगा और उसने वहाँ पर बस एक ब्लैक फॉग पाया, एक काला कोहरा। इस बात से वो ओमेगा इतना ज़्यादा डर गया कि वो फिसल कर पीछे गिर गया और उसके कान अचानक से लंबे हो गए। अभी वो सामने जो कोहरा बना हुआ था, उसने अचानक से उस बीस्ट को उसके असली रूप में देखा। वो कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं था, वो एक एल्फ था, बहुत ही रेयर स्पीसीज जो ज़्यादातर छुप कर रहना पसंद करती है। तभी विंग को अपना वो कोहरा, मतलब जिस फॉर्म में विंग था कोहरे के, वो घना होता हुआ मालूम हुआ। तभी उसे पता चला कि वो उस सामने वाले ओमेगा की ची एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे वो ओमेगा उसकी तरफ और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन से देखने लगा। तभी विंग ने कहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये कहते हुए विंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया, उसी एक लंबे से इंसान के फॉर्म में। तभी उसने देखा कि वो ओमेगा बिल्कुल ही कमज़ोर होकर नीचे गिर गया है। अब विंग उस ओमेगा की तरफ देखकर कहने लगा, अगर मैं किसी एक ही जीवित प्राणी से इतनी ची एनर्जी इकट्ठा कर लेता तो अब तक तो वो मर जाता। यहाँ तक कि मुझे इतनी ची एनर्जी इकट्ठा करने के लिए कम से कम 100 ओमेगा की बलि देनी पड़ती। लेकिन तुम अकेले हो जिसने मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आया है। सच में तुम तो बहुत कमाल के ओमेगा हो। लेकिन ये सब सुनने के लिए वो ओमेगा होश में नहीं था। अब विंग ने उस ओमेगा को उठाया। हाँ, विंग स्पिरिचुअल फॉर्म में उस घने कोहरे के फॉर्म में ज़रूर था, लेकिन वो हर चीज़ को छू सकता था, हर एक चीज़ को अपने मैजिक से वो बाइंड कर सकता था। इसी तरह से उसने उस ओमेगा को उठाया और उसे एक पत्थर के बेड पर लिटाया रिकवर करने के लिए। वैसे वो उस सील में लगे हुए अक्षरों को भी देख रहा था और पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि वो सारे लेटर्स आखिर है क्या, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। शायद वो बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज होगी जो अभी तक इस दुनिया से चली गई होगी, या फिर बस कुछ ही लोग होंगे
जो इस लैंग्वेज को समझते होंगे। ये सोचकर विंग जितना भी उसका नॉलेज है उसे खपा कर उस लैंग्वेज को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तो उसे पता चला कि वो एक बहुत ही पुराना लान स्क्रिप्चर है, मतलब लान परिवार, लान क्लान में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, वो भी कई सदियों पहले, कई सालों पहले। अब विंग को यह तो पता चल गया कि ये ओमेगा एल्फ लान क्लान से है। इसका नाम पता उसे कुछ भी नहीं मालूम था। ये तक नहीं पता था कि लान क्लान असल में है कहाँ। पर कोई बात नहीं, वो इस चीज़ का भी पता लगा लेगा। ये सोचकर वो वहीं पर बैठे बैठे उस ओमेगा को कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। तब वो ओमेगा भी धीरे धीरे होश में आ गया और वो उस बेड पर उठकर बैठ गया। उसके सामने विंग भी बैठा हुआ था। विंग ने उस ओमेगा से पूछा, तो तुम लान क्लान से हो? उस ओमेगा ने तुरंत पलकें उठाकर विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम सच में लान क्लान से हो? ओमेगा ने बस हाँ में सिर हिलाया। विंग ने पूछा, तुम्हारे मुंह पर ये सील किसने लगाया? तो उस ओमेगा ने अपने माथे की तरफ इशारा किया। विंग समझ गया, माथे पर पट्टी बांधने वाला क्लान लान क्लान, तो शायद इसी के क्लान ने इसे अबैंडन कर दिया है और इस पर सील भी लगा दिया है। विंग ने कहा, क्या तुम एल्फ हो इसीलिए तुम पर सील लगाया गया है? उस ओमेगा ने चौंक कर फिर से विंग की तरफ देखा और अपने कानों को टटोला। सच में उसके कान बाहर आ चुके थे। उसका असली रूप विंग को दिख रहा था, लेकिन विंग ने ना तो उसे धुतकार दिया, ना ही अपने से दूर भगाया। बस वो उसी के सामने खड़ा रहा। हालांकि अनजाने में उसने उसकी ची एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी, पर उसे कुछ ची एनर्जी लौटाकर उसने होश में भी तो लाया। हो सकता है पहली बार गलती से हुआ हो। ये सोचकर ओमेगा विंग की तरफ देखने लगा। ये सोचने लगा कि क्या वो इस इंसान या स्पिरिट पर इस स्पिरिट पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि वो इंसान, मैजिशियन, कल्टिवेटर कुछ भी नहीं लग रहा था। वो एक कोहरा था जो इंसानों की तरह बोल सकता था। वैसे तो ये ओमेगा उस कोहरे से बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर वो बोल नहीं सकता था। उसके मुंह पर सील जो लगी हुई थी। अब विंग को इतना तो समझ आ गया था कि ये एल्फ है, ओमेगा है, जिसे शायद उसी के क्लैन ने कुछ पनिशमेंट दी है और अबैंडन कर दिया है, या हो सकता है किसी तरह से वो उस ऑक्शन में पहुंच गया है भटक कर, या किसी और तरीके से। तो उसने उस ओमेगा से पूछा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पूरी आज़ादी है, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। इस पर वो ओमेगा तुरंत घुटनों के बल आ गया और अपने हाथों को जोड़कर विंग को बो करने लगा। विंग ने कहा, क्या तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते? उस ओमेगा ने सर हिलाकर मना कर दिया। विंग ने कहा, पर तुम मेरे साथ रहकर क्या ही करोगे? मेरे लिए बोझ बन जाओगे। बेहतर है तुम अपने लिए खुद रास्ता चुनो। यहाँ पर कोई किसी के भरोसे नहीं रह सकता। ये दुनिया बहुत बुरी है। मैं भी तो अकेला रहता हूँ, अकेला घूमता रहता हूँ। तुम भी ऐसे ही घूमो, एक रॉज कल्टिवेटर बन जाओ, फिर कभी ना कभी तुम्हें अपने सील खोलने का तरीका भी आ जाएगा। इस पर वो ओमेगा कुछ भी नहीं बोला, पर वैसे ही सर झुकाए वहाँ पर बैठा रहा। विंग ने कहा, अच्छा अब चलो भी, ठीक है, मैं नहीं भेजता तुम्हें अपने से दूर, यही रहो मेरे साथ। उस ओमेगा ने तुरंत सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। विंग ने कहा, पर तुम खाना कैसे खाओगे? तो उस ओमेगा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि उसे खाने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, अरे फिर तुम जिंदा कैसे रहते हो? उस ओमेगा ने अपने नाक की तरफ इशारा किया। तो विंग ने कहा, तुम सांस पर जिंदा हो, हवा पर? उस ओमेगा ने हाँ में सिर हिलाया। विंग ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया है। हम दोनों एक साथ हैं और दोनों भी कितने ही अजीब है। मैं लोगों की ची एनर्जी पर जीता हूँ और तुम हवा पर। कितनी अजीब बात है। मास्टर और डिसाइपल दोनों ही अजीब है। इस बात पर ऐसा विंग को मालूम हुआ कि वो ओमेगा हंस रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम यहीं रहो। वैसे तुम क्या करना चाहते हो? उस ओमेगा ने इधर उधर देखा।
उस जगह की हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर थी। मतलब कहने को तो वो एक कासल था, पर पूरा टूटा-फूटा। तो उस ओमेगा ने उस जगह की तरफ देखते हुए कहा कि वो ये सब कर सकता है। विंग ने कहा, क्या तुम काम करना चाहते हो? ओमेगा ने हामी सिर हिलाया। तो विंग ने कहा, ठीक है, करो। वैसे भी तुम्हें यहाँ रहना है, मुझे तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सो भी नहीं सकता। उस ओमेगा को ये चीज़ बड़ी बुरी लगी कि उसके मास्टर सो भी नहीं सकते, पर वो कर ही क्या सकता है। तो उसने बस वहाँ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की छोटी-छोटी, और कुछ बेलें इकट्ठा की, उनसे झाड़ू बनाया और वो वहाँ पर साफ सफाई करने लगा। इधर विंग देख रहा था, ओमेगा पिछले 3-4 दिनों से लगातार काम कर रहा था। जब भी वो थक जाता वहीं पर लेट जाता, आराम करता, फिर उठकर फिर काम पर लग जाता। विंग ने कहा, सांस का तो समझ आता है, लेकिन इसे प्यास भी नहीं लगती। बड़ा अजीब है ये बात विंग कह रहा था, जो खुद बिल्कुल हवा के रूप में था। अब उस ओमेगा को लगातार 3 दिनों तक बिना थके काम करते हुए देखकर विंग को भी बुरा लगने लगा, और वो उस ओमेगा की मदद करने के लिए कुछ करने का सोचने लगा। उसने भी कुछ चीज़ें उठाई और उसे वो सेट करने लगा। लेकिन तभी वांगजी ज़ोर से पैर पटकते हुए वहाँ आ गया। विंग को अचानक से, मतलब वांगजी के वहाँ होने के एहसास से, उसके जो फेरोमोन्स है और उसका जो ची एनर्जी है, उन सब से विंग डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो सारी चीज़ें नीचे गिर गई, टूट गई। बहुत पुरानी थी, टूटना तो लाजमी था। तभी उस ओमेगा ने विंग को घूर कर देखा। विंग ने कहा, अरे मैं तो मदद करने की कोशिश कर रहा था। इस पर वो ओमेगा बस विंग की तरफ घूर कर देख रहा था और जल्दी जल्दी उन चीज़ों को समेट रहा था। विंग सोचने लगा, सच कहते हैं, ओमेगा ओमेगा होता है, चाहे आपका अपना हो या कोई पराया पित्ती सा लड़का, लेकिन इसमें भी ओमेगा जैसा एटीट्यूड कूट कूट कर भरा है। अपने मास्टर तक को नहीं बख्श रहा। वो ओमेगा अभी भी गुस्सा कर रहा था, विंग की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे विंग ने पता नहीं दुनिया का कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है। विंग अपने हाथ खड़े करते हुए बोला, ठीक है, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। ओमेगा ने इस बात पर बस नोट कर दिया और वो सारी चीज़ें समेट कर वहाँ से चला गया। अब विंग सोचने लगा, वैसे मैं इसकी क्या मदद करूं और यहाँ पर क्यों रुको? ये तो मेरी कोई मदद लेने नहीं वाला, ना इसको खाना चाहिए, ना ही इसको प्रोटेक्शन चाहिए। वैसे भी ये कासल मैंने अपने मैजिक से गायब कर रखा है, तो बेहतर है कि मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ये सोचकर वो वहाँ से उड़ गया, मतलब गायब हो गया, धुआं हो गया और किसी और जगह पर अपेयर हो गया। ये एक डायनेस्टी की लाइब्रेरी थी और वहाँ पर विंग ऐसे ही घूम रहा था, कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था, पुराने मैजिक की किताबें। वैसे हर एक क्लान के पास दूसरे क्लान में जो कुछ भी मैजिक होता है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिलती ही मिलती है। वैसे विंग को ये तो पता नहीं था कि सैक्रेड लान क्लान कहाँ रहता है और उनके मैजिक्स का क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। पर उसे इतना तो पता था कि इस क्लान में उसे लान क्लान से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। इसलिए वो इस क्लान की लाइब्रेरी में वो सेक्रेट इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसे मिल भी गई कि लान क्लान में कहाँ से कैसे जाया जा सकता है, उस पर कौन कौन से मैजिक चलते हैं, लान क्लान एक्चुअल में किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह, कैसे स्पेल्स चलती है। ऐसी छोटी मोटी मामूली चीज़ें थी जो वहाँ के लाइब्रेरी की किताबों में लिखी हुई थी। विंग वहाँ पर बहुत कुछ ढूंढ रहा था, लान क्लान के मैजिक को ख़त्म करने के तरीके, उसके मैजिक के तोड़। जहाँ उसे ढूंढते ढूंढते एक चीज़ का पता चल गया कि लान क्लान में हमेशा कपल्स में मैजिक होता है। मतलब कोई भी मैजिक अगर 2 कल्टिवेटर एक साथ करते हैं तो उस मैजिक का कोई तोड़ नहीं होता। और अगर किसी को किसी का कर्स कम करना है तो मतलब हस्बैंड का कर्स वाइफ आधा करके अपने ऊपर ले सकती है, और वैसे ही वाइफ का कर्स हस्बैंड आधा करके अपने ऊपर ले सकता है। और यही चीज़ हर एक मैजिक के बाबत लागू होती है। मतलब अगर कोई भी एक कपल में से एक पर्सन तकलीफ़ में हो, उस पर कोई भी कर्स लगा हुआ हो, तो उस कर्स को उसका हस्बैंड अपने ऊपर ले सकता है। ये विंग ने पढ़ा और फिर
वो वो सब लाइब्रेरी खंगाल कर वापस आ गया तो उसने देखा कि उसका जो कुछ भी कासल है, जो वो जला हुआ कासल छोड़कर चला गया था, वहाँ पर वो ओमेगा मतलब उसने इतना चमका दिया था कि विंग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये उसी का घर है। हाँ, वो कासल टूटा फूटा तो था, लेकिन वो काफ़ी हद तक रहने लायक बन गया था। उस ओमेगा ने काफ़ी चीज़ें जोड़ जाड़ कर जो 10 कमरे थे वहाँ से कुछ 2 कमरे लायक घर बना दिया था। इधर जब विंग वापस आया तो उसने देखा वो ओमेगा दौड़ते हुए उसके सामने आया है। पहले तो विंग को मतलब उस ओमेगा को देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसी का छोड़ा हुआ एल्फ है, मतलब उसी का डिसाइपल है, क्योंकि जिसके प्रिस्टीन रोब्स थे बिल्कुल सफ़ेद, वो अब पूरी तरह से धूल से धूमिल हो गए थे, वो उसी कलर के हो गए थे, धूल जैसे, मिट्टी के। विंग ने कहा, ये तुमने क्या हालत बना ली है अपने। वो उस ओमेगा के बालों को साफ करते हुए देखने लगा, जिस ओमेगा के बाल उसके पैरों तक पहुंच रहे थे, इतने लंबे लंबे बाल थे। विंग उन बालों की तरफ देखकर कह रहा था, तुमने क्या हालत बना ली है अपनी, जाओ जाकर नहा कर आओ। उस ओमेगा को भी अपनी हालत देखकर बहुत बुरा लगा, तो वो तुरंत भागकर वहाँ से चला गया। तभी विंग ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, रुको रुको, इसे भी ले जाओ। ये कहते हुए विंग ने कुछ बैग्स उस ओमेगा के हाथ में सौंप दिए, तो वो ओमेगा चौंक कर उन बैग्स की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, इसमें तुम्हारे लिए ज़रूरी सामान है। इस बात पर वो ओमेगा उस सामान को देखने की बजाय विंग की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में इतने सारे इमोशंस थे कि विंग को एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा काम कर दिया है। पर फिर उसने उस ओमेगा को वापस से भगा दिया। वो ओमेगा दौड़ते दौड़ते वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद बिल्कुल खूबसूरत पिंक कलर के रोब्स पहनकर विंग को दिखाने के लिए आ गया और उसके सामने घूम घूम कर दिखाने लगा कि वो कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल किसी परियों की तरह, किसी राजकुमारी की तरह। वो घूमकर जैसे नृत्य कर रहा था, अपने हाथों से कुछ तो मुद्राएं बना रहा था, विंग को नाच कर दिखा रहा था और विंग भी उसकी ये खुशी काफ़ी देर तक एंजॉय करता रहा। जिसके बाद विंग ने कहा, तुम्हें ये प्यारे लगे? तो उस ओमेगा ने बस हाँ में सिर हिलाया। फिर वो भाग कर गया और कुछ खरगोशों को पकड़ कर लेकर आया। विंग ने कहा, ये सब क्या है? तो उस ओमेगा ने अपने पेट की तरफ दिखाते हुए कहा कि विंग को भूख लगी होगी। विंग सोचने लगा, क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं इन खरगोशों की जी एनर्जी ले लूँ? विंग ने पूछा, क्या मैं इनकी जी एनर्जी ले लूँ? उस ओमेगा ने हाँ में सिर हिलाया। तो विंग ने कहा, इनकी जी एनर्जी ये तो मुझे 2 दिन तक भी नहीं जाएगी। वैसे भी तुमने मुझे इतनी जी एनर्जी दे दी है कि मुझे अगले साल भर तक कोई भूख नहीं लगने वाली। इस बात पर वो ओमेगा और भी ज़्यादा खुश हो गया और उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, जैसे कि वो विंग से कह रहा हो कि उसकी और भी जी एनर्जी विंग ले सकता है। विंग ने बस उसके हाथों में अपने हाथ रख दिए, वही फॉग वाले, जैसे कि वो उसके हाथ पकड़ना चाहता हो। विंग ने कहा, ओमेगा। इस बात पर वो एल्फ चौंक गया और अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश करने लगा, पर विंग ने उसके हाथ टाइटली होल्ड कर लिए। उसने कहा, ओमेगा, अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो क्या तुम गुस्सा करोगे? तो उस एल्फ ने सर हिलाकर मना कर दिया। विंग ने कहा, ओमेगा, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उस ओमेगा की आंखों में एक पल के लिए बिट्रायल जैसा भाव दिखा विंग को। विंग ने कहा, डरो मत, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। मैंने सुना है लान परिवार में कपल्स के बीच में किसी भी जादू को साझा किया जाता है, उसी तरह से कर्स के लिए भी होता है। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ ये वोज लूँगा, मैरिज करूँगा, तो हो सकता है हमारी किस्मत के थ्रेड्स भी जुड़ जाए, जिससे तुम्हारा ये सील हटने में मदद हो, या फिर कम से कम मुझे उसका मैजिक तो समझ में आए। ओमेगा की आंखों में एक जो बिट्रायल की भावना थी, वो जो भाव थे वो तुरंत ही गायब हो गए और वो विंग की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे
उसने पता नहीं कौन सा दुनिया का अजूबा देख लिया हो। उसने आगे बढ़कर विंग को गले लगाना चाहा, पर विंग के आर पार उसके हाथ चले गए, जिससे वांगजू को और भी बुरा लगा। विंग ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे इसका रीपे भी कर सकते हो सकता है तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी भी वापस मिले। ओमेगा ने चौंक कर विंग की तरफ देखा और तुरंत सिर हिला दिया। विंग ने कहा, तो चलो फिर हम दोनों अपने ऊपर का कर्ज खत्म करते हैं। ओमेगा ने हमें सिर हिलाया। विंग ने कहा, ओमेगा ओमेगा लान, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, पर मुझे खुशी होगी अगर तुम ये सील हटाकर वापस से बोल पाओ। ओमेगा ने हाँ में सिर हिलाया तो विंग ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, ओमेगा लान, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इस पर उस ओमेगा ने हाँ में सिर हिलाया तो विंग ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों ने एक दूसरे को बो किया। अब वो ओमेगा वापस से विंग की तरफ देखने लगा तो विंग ने कहा, ना मेरा हेवन है ना ही अर्थ, मेरा कोई और नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें वो करता हूँ और तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर चुनता हूँ। क्या तुम मेरा लाइफ पार्टनर बनोगे? ओमेगा ने फिर से वो करते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया। विंग ने कहा, क्या तुम्हारे सील में कोई हरकत हो रही है? ओमेगा ने सर हिलाकर मना कर दिया। विंग ने कहा, मेरे ख्याल से हमें कुछ और करना चाहिए, हमारी शादी तो यहाँ पर पूरी हुई है, क्या क्या मैं तुम्हें किस करूँ? ओमेगा ने चौंक कर विंग की तरफ देखा। विंग जो फॉग के रूप में था वो धीरे धीरे उस ओमेगा की तरफ बढ़ने लगा। ओमेगा ने अपनी आंखें बंद कर ली और विंग ने पूरी तरह से उसके माथे पर, उसके बदन पर घूमते हुए उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया, जिसके साथ ही उस ओमेगा के उस सील पर जो अक्षर थे वो चमकने लगे और वो सील हल्का सा ढीला हो गया और उसके गले तक आ गया। उसके गले में आकर वो वापस से अटक गया और उसके गले पर बंध गया और उस ओमेगा का मुंह खुल गया। विंग ने जब उस ओमेगा का चेहरा देखा तो वो दंग ही रह गया। सच में इससे ज़्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता। विंग ने ऐसा कोई इंसान, कोई एल्फ नहीं देखा था। एल्फ तो ये पहला ही था, लेकिन कोई इंसान भी नहीं देखा था जो इतना खूबसूरत होगा। अब विंग ने हंसते हुए कहा, तुम तो सच में बेहद खूबसूरत हो। जिसने भी तुम्हारे मुंह पर ये सील लगाया हुआ था वो ज़रूर बहुत कमीना इंसान होगा। वांगजी इस पर कुछ नहीं बोला और वो बस आगे बढ़कर अपना मुंह खोलते हुए आसमान की तरफ देखने लगा और उसने कहा, मेरे हस्बैंड का शरीर वापस लाने का तरीका बताओ। इतना कहते ही आसमान से एक बिजली कड़की और वो मतलब उस बिजली से वहाँ पर कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, कुछ गोले से दिखाई देने लगे, जिसमें जिसमें एक गोले में बोन्स थे, एक गोले में हार्ट बना हुआ था, एक गोले में स्किन जैसा था, एक गोले में कुछ खून की बूंदें थी। ये सब देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा चौंक गया और वो उन सारी चीज़ों की तरफ देखने लगा, उन्हें छूने की कोशिश करने लगा, पर वो सारी चीज़ें तुरंत ही गायब हो गई। विंग ने चौंक कर पलट कर उस लान की तरफ देखा तो वो अपना गला पकड़कर नीचे गिर रहा था। विंग ने तुरंत उसे पकड़ लिया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ओमेगा ओमेगा क्या हुआ तुम्हें? सान, वो ओमेगा जैसे तैसे बोल पाया। विंग ने कहा, क्या? लानसान, मेरा नाम, उस ओमेगा ने कहा। तो विंग अब उसका नाम पुकारने लगा, लानसान, लांछा, लांछा, क्या हुआ तुम्हें? पर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए लांछा बस वहीं बेहोश हो गया। विंग कुछ पलों के लिए तो घबरा गया, क्योंकि ये सारे एहसास उसके लिए बिल्कुल ही नए थे। जब से लांझा और उसने वॉस लिए थे, विंग थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया था। उसके अंदर बहुत सारे एहसास अचानक से महसूस होने लगे थे। उसे पहले ज़्यादा गंध नहीं आती थी, वो अगर बात भी करता तो अपनी ची एनर्जी का इस्तेमाल करके करता। उसे स्पर्श महसूस नहीं होता था, लेकिन अचानक से
लांझा के स्पर्श से उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो लांझा को छू रहा है, सच में छू रहा है। जिसके साथ ही उसे एक और एहसास होने लगा कि उसका दम घुट रहा है। विंग ने अपने गले पर हाथ लगाया और तुरंत ही लांझा की तरफ देखा। सच में लांझा का दम घुट रहा था, पर लांझा के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। ये देखकर विंग ने अपना पूरा जोर लगाया और वो जो सील लांझा के गले पर कस रही थी उसे वहीं पर रोक लिया। अगर लांझा अपने एहसास विंग के साथ शेयर कर सकता है तो विंग भी तो लांझा का कर्ज अपने ऊपर ले सकता है। विंग ने लांझा के सील का आधा कर्ज अपने ऊपर ले लिया, जिससे लांझा का वो सील जो उसके गले पर कस रहा था वो रुक गया और विंग को भी अब सेम ही एहसास होने लगा जैसे कि लांझा को हो रहा था। अब विंग लांझा को उसी बेड पर ले गया जो लांझा ने ही तैयार कर रखा था। विंग उसकी अच्छे से देखभाल करने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है। विंग सोचने लगा कि अब वो क्या करे। उसे समझते देर नहीं लगी, ये एहसास उसका खुद का नहीं है, ये लांझा का एहसास है। लांझा को भूख लग रही है। अब लांझा को वही उसी हालत में बेहोश छोड़कर विंग तुरंत नीचे शहर में मार्केट चला गया और वहाँ से बहुत सारे डिशेस लेकर आया और बाकी का ज़रूरती सामान भी। अभी तक तो उसने नहीं सोचा था कि लांझा को भूख भी लग सकती है, इसलिए वो बस उसकी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े और बाकी सारी सुविधा की चीज़ें लेकर आया था। पर अभी विंग किचन के सामान सहित बहुत कुछ लेकर आया था। वो भी चुटकी बजाते ही वो वापस से लांझा के सामने खड़ा था। इधर लांझा अभी भी बेहोश था और विंग एक बाउल में सूप निकालकर धीरे धीरे लांझा को पिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे कह रहा था, लांझा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, अपना मुंह खोलने की कोशिश करो। पर बेहोश लांझा ये सब कैसे कर पाता। तो विंग ने अपनी थोड़ी सी एनर्जी उसके साथ शेयर की, जिससे लांझा को थोड़ा थोड़ा सा तो होश आने लगा। जिसके साथ ही विंग ने उसे खाना खिलाना शुरू किया, पानी पिलाया। अब लांझा को काफ़ी राहत मिली और वो फिर से सो गया। विंग उसके एहसासों से समझ पा रहा था कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। उसने इतने सालों में शायद पहली बार खाना खाया है, इसलिए उसके पेट में हल्का सा दर्द भी उठ रहा है। विंग लांझा के बगल में बैठा एक पोजीशन में स्थिर होकर ये सब कुछ महसूस कर रहा था। वैसे तो उसे मेडिटेशन की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, पर आज वो जानबूझकर मेडिटेशन कर रहा था ताकि वो स्थिर हो सके, एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। उसका सबसे पहला लक्ष्य यही है कि लांझा बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह। जिसके बाद विंग उसे बोलने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करेगा, या यूँ कहे कि वो उसे बोलने से रोकेगा, क्योंकि अगर लांझा बोलता है तभी उसे वो सिल बोलने से मना कर देती है। विंग ने आज तक जितनी भी नॉलेज ली थी उस लाइब्रेरी से, उसे वो पढ़कर सोचने लगा कि ऐसा क्या कर्स है जो लांझा पर लगा हुआ है। और मेडिटेशन करते हुए, वो सब कुछ सोचते हुए विंग को याद आया कि उसने एक लाइन पढ़ी थी, लान क्लान के लीडर को एक बहुत ही ब्यूटीफुल एल्फ से प्यार हुआ। फिर वो उसे सबसे छुपाकर भेस बदल कर अपने क्लान में लेकर आए और उसके साथ विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। उनका एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। इतना ज़्यादा ताकतवर कि उसे वर्ड पावर मिली थी। मतलब वो जो कुछ भी बोलता वो सब कुछ सच हो जाता। पहले पहल तो सबको ये एक प्यारी सी नेमत लगी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जल्द ही एक अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा ही था। तभी उसकी माँ की सच्चाई पूरे क्लान के सामने आ गई। क्लान ने क्लान लीडर को अबैंडन कर दिया, साथ ही उसकी पत्नी को उन्होंने कोड़े मार मार कर मार डाला। ये बात जब उस छोटे से एल्फ को पता चली तो उसने पूरे क्लान का नाश हो जाने का श्राप दिया। इससे पहले कि वो श्राप सच हो जाए, क्लान लीडर के छोटे भाई ने उस छोटे से एल्फ पर एक सील लगा दी, जिसके लिए उन्होंने खुद की कुर्बानी दे दी अपने क्लान को बचाने के लिए। और तभी से ये छोटा सा अबैंडन्ड एल्फ दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसे कभी किसी ने गोद ले लिया, बड़ा किया,
पर जिसके बाद जब उसे पता चला कि ये एल्फ किसी सील से बंधा हुआ है, जब उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है, वैसे ही उन्होंने इसे अबैंडन भी कर दिया। जिसके बाद वो कुछ लुटेरों के हाथ लगा और उसे सेल कर दिया गया। पर आज तक उसे कोई भी खरीद नहीं पाया था, इसलिए तो लोग उसकी बोली लगाते, उसे कम ज़्यादा करते जाते। लेकिन जब ऑक्शन का मालिक उसे उतनी कीमत पर नहीं बेचता तो उसे कर्स्ड कहकर चले जाते। पर उन्हें क्या पता था, जिस ओमेगा को वो कर्स्ड समझ रहे हैं, वो एक्चुअल में दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है। विंग को जैसे ही ये सब समझ आया, वो सोचने लगा, सच में लांझा दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्फ, शायद जिसने अभी तक अपनी शक्तियों को जाना तक नहीं है। अगर वो चाहे तो डेमीगॉड बन सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये सब सोचकर विंग लांझा की तरफ देखने लगा, जिसे वो एक पेट के तौर पर खरीद कर लाया था। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इसके साथ क्या करेगा, उसे अच्छा लगा, उसने खरीद लिया। अब इतने सारे सवालों के जवाब मिलते ही विंग समझ गया कि मेडिटेशन में सच में बहुत ज़्यादा ताकत है। इसलिए तो लांझा हमेशा मेडिटेशन करता है या फिर काम करता है। तो विंग अब वापस से मेडिटेशन करने लगा और अपने बारे में तहकीकात करने लगा, सोचने लगा। और ऐसे ही वो एक डार्कनेस में चला गया, एक एबैस में, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा था। एक घना कोहरा था जो स्पर्श हो रहा था, महसूस हो रहा था, उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। विंग उस सब को महसूस कर सकता था, जैसे कि वो सारा कोहरा कहीं तो सील किया कर दिया गया है, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, बस उसका एक हल्का सा हिस्सा विंग के अंदर है। विंग सोचने लगा, ये सब क्या है, ये वो है, क्या ये उसकी पावर्स है। फिर उसने वो पल याद किया जब लांझा ने आसमान की तरफ देखकर पूछा था कि मेरे हस्बैंड के पूरे शरीर को लौटा दो। तब कुछ दृश्य दिखे थे, विंग की सारी शक्तियाँ जो अलग अलग जगह पर कैद थी, उसके शरीर के वो सारे हिस्से जो कहीं ना कहीं कैद थे, वो विंग को दिखने लगे। जैसे जैसे विंग उस दृश्य को देख रहा था, उसे उनकी बारीकियां दिखाई देने लगी, कि जैसे उसकी हड्डी किसी चट्टानों के पीछे है, शायद बहुत दूर दफन है, उसकी स्किन कहीं दूर बर्फ़ के नीचे दफन है, उसका ब्लड समंदर के देवता ने पी लिया है, जिससे वो उसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए, वो उसके पेट में कैद है। और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो एक स्पिरिट के फॉर्म में कहीं तो आग के बीच में चल रही है, हर तरफ से लपटे उठ रही है, और वो लगातार चेन से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को भेदने की कोशिश कर रही है। विंग इतना सब कुछ समझ गया, पर अभी भी उसे उसका हार्ट नहीं मिल रहा था। उसने कितना कुछ ढूंढ लिया, पर उसे अपने हार्ट का कोई भी पता नहीं चला। इतनी सारी मेडिटेशन करने के बाद विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो सारी चीज़ों का अपनी एनर्जी के ज़रिए पता लगा रहा था, जिस वजह से उसे काफ़ी थकान हो रही थी। तो वो बस वहीं पर गायब हो गया, धुंधला सा हो गया। कुछ देर बाद लाचा को होश आया और उसे पता चला कि विंग ने उसे खाना खिलाया है, पानी पिलाया है। उसे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद उसने विंग का लाया हुआ सामान देखा, जिसे देखकर तो लांझा और भी ज़्यादा खुश हो गया और वो अपने घर को वापस से संवारने में लग गया। जब अगली बार विंग वापस से उस फॉग के फॉर्म में कलेक्ट हुआ तो लांचा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और सीधा जाकर विंग के अंदर चला गया, उस फॉग के अंदर चला गया, जैसे वो लिपटना चाहता हो। उसने अपने आप को ही गले लगा लिया और वो फॉग उसके चारों तरफ फैल गया। लांझा, विंग बड़ी मुश्किल से बोल पाया। इधर लांझा ने भी उस फॉग की तरफ देखकर कहा, विंग। वो बड़े प्यार से उस फॉग की तरफ देख रहा था और अचानक से उस फॉग ने एक इंसानी शक्ल ले ली, जिसके साथ ही लांझा को दर्द होने लगा। इधर विंग अपने इंसानी रूप में आ रहा था और लांझा बस उसे देखे जा रहा था। जैसे जैसे विंग का शरीर पूरा बन रहा था, लांझा की सांसें अटक रही थी, पर लांझा और विंग दोनों भी
बस थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहते थे। विंग भी अपने आप को पूरी तरह से देखना चाहता था और यही हाल लांचा का था। वो भी विंग को देखना चाहता था कि वो क्या है, कैसा दिखता है। इसलिए उसकी सांसें अटक रही थी, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार विंग की तरफ देखे ही जा रहा था। जब तक विंग पूरा इंसानी रूप में आकर लांजा के सामने खड़ा हो गया, तब तक लांजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके साथ ही लांजा वापस से बेहोश होने लगा और विंग ने भी तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। विंग वापस से उसी कोहरे वाले फॉर्म में आ गया था और इधर बेहोश होते हुए लांजा विंग से कह रहा था, तुम तुम बहुत खूबसूरत हो। तो विंग ने लांजा के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, बात मत करो। लांजा ने कहा, मैं अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैंने बस पहले किया था। ठीक है, विंग ने कहा। लांजा ने कहा, अब मैं ठीक हूँ। सच में? विंग ने पूछा। तो लांजा ने कहा, हाँ, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है। विंग ने कहा, क्यों ना तुम खाना खा लो। ठीक है, लांजा बोला। अब विंग ने लांजा को मदद की, मतलब लांजा जो जो कह रहा था विंग उसे लाकर दे रहा था और लांजा अपने लिए एक स्पिरिचुअल सूप बना रहा था। जब वो सूप पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो विंग के उस कोहरे से आवाज़ आने लगी, गुड़ की। लांजा ने कहा, तुम्हें भूख लगी है? विंग ने बस हाँ में जवाब दिया। लांजा ने कहा, पर तुम इसे कैसे पियोगे? विंग ने बस अपने कंधे उड़ाए। लांजा ने कहा, चलो मैं ही से टेस्ट कर लेता हूँ। ये कहते हुए लांजा अपने बाउल में वो थोड़ा सा सूप लेकर पीने लगा, जिसके साथ ही उसका टेस्ट विंग को भी मिल गया और वो लांजा से कहने लगा, लांजा जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। लांजा ने भी मुस्कुराते हुए वो सारा सूप ख़त्म कर दिया, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ने से विंग की स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ गई। विंग ने कहा, लांजा हम दोनों कनेक्टेड है। लांजा ने कहा, हाँ ये तो है। क्या हम मैरिड है इसीलिए? विंग ने हमें जवाब दिया। तो लांचा ने कहा, तो तो क्या अब मेरा कर्स भी तुम्हारा है? विंग ने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? लांचा ने बस अपने कंधे उड़ाए। विंग ने कहा, क्या तुम ये बात पहले से जानते थे कि जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हारा कर्स आधा बांट लेगा? लांचा ने बस हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मेरा मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मैं आपको खतरे में डालूं। विंग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, जितना तुम खतरे में हो उससे कहीं ज़्यादा मैं खुद खतरे में हूँ और शायद मेरे सारे कर्स भी अब तुम पर लागू हो रहे हैं, क्योंकि जितनी तकलीफ़ मुझे हो रही है शायद वो भी तुम साझा कर रहे हो। इस पर लांछा ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। विंग ने कहा, अभी तो तुम्हें नहीं दिख रही, पर तुम्हारी सोल शाटर होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। लांछा ने कहा, क्या इसका क्या असर होगा? विंग ने कहा, शायद तुम भी मेरी तरह ही बन जाओ, एक स्पिरिट, एक फॉग। अब लांछा विंग की तरफ देखने लगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या वो सच में विंग की तरह बनकर विंग के ही साथ रहना चाहता था या फिर विंग का शरीर वापस पाना चाहता था? शायद से विंग भी लांछा की तरफ से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लांछा ने कुछ देर सोचकर कहा, वैसे हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं भी तुम्हारी तरह एक कोहरा बन जाऊं और हम हमेशा के लिए साथ रहे और ऐसे ही घूमते रहे, या फिर हम दोनों इंसानी रूप में वापस आ जाए। रहेंगे तो हम तब भी साथ ही, लेकिन पहला रास्ता आसान होगा, हम हार मान लेंगे और दूसरे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। वी ने कहा, पर कठिनाइयों से कौन डरता है? मुझे तो कठिनाइयाँ पसंद है। लांछा ने कहा, मुझे भी, जिसके साथ ही विंग और वो दोनों भी मुस्कुराने लगे। अब इसके बाद विंग ने लांछा की तरफ देखते हुए कहा, पर अगर मेरे बॉडी के सारे टुकड़े वापस लाने हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होंगी। इस पर विंग ने पूछा, तो क्या तुम ऐसा स्पिरिचुअल सूप और बना सकते हो?
वांगचू ने कहा, बनाने को तो मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। विंग ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस अपना सूप बनाने पे ध्यान दो और तुम्हारे लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैं ला कर देता हूँ। जिसके बाद लांछा ने एक लंबी सी सूची विंग को पकड़ा दी और विंग तुरंत वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर बाद विंग सारा सामान लेकर आया था। लांछा तब तक सूप बनाने में लग चुका था, मतलब वो तैयारी कर रहा था। जिसके साथ विंग ने एक बड़ा सा मैजिकल पॉट वहाँ पर ला दिया, जिसके अंदर लांछा ने वो सारा सूप रखा जो उन्हें इस पूरे जर्नी में हेल्प करेगा। अब वो दोनों चल पड़े विंग के शाटर हुए सारे बॉडी के टुकड़े लाने में, जिसमें से सबसे पहले तो वो उसकी बोन्स को लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सदर्न में जो भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे पहले जाने का सोचा। जहाँ जाने के बाद लांछा ने कहा, यहाँ पर हम तुम्हारी हड्डियों को कैसे ढूंढेंगे। विंग भी वहाँ सोचने लगा कि इन पत्थरों के बीच में उसकी हड्डियों को कैसे ढूंढा जाए। उसने कोहरे के रूप में जाकर हर पत्थर को टटोल कर देखा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी लांछा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक पत्थर को उठाया और उसे वो कान के पास जाकर हिलाकर देखने लगा कि उससे आवाज़ आ रही है या नहीं। विंग ने कहा, यह क्या कर रहे हो। तो लांछा ने कहा, जिस भी पत्थर के अंदर तुम्हारी हड्डी होगी वो ज़रूर अंदर से खोखला होगा तुम्हारी हड्डी की वजह से, तो उसे आवाज़ आएगी। विंग ने कहा, ये तो सच है। ये कहते ही विंग ने वो सारे पत्थर हवा में उड़ा दिए और उसमें से जितने भी भारी पत्थर थे वो अपने आप ही नीचे गिर गए और हल्के पत्थर हवा में तैरने लगे। अब उन पत्थरों को लांछा घुमाकर हिलाकर देखने लगा कि उसके अंदर विंग की हड्डियां हैं क्या, और ऐसे करते करते उन्हें पूरे पूरे 206 पत्थर मिल गए जिसके अंदर विंग की हड्डियां थी। अब उन पत्थरों का एक ढेर सा बन गया था, जिसके एक बगल विंग बैठा हुआ था और एक बगल लांछा। लांछा विंग की तरफ देखकर कह रहा था, अब इसका क्या करे, इनसे तुम्हारी हड्डियों को कैसे निकाले, वो भी उन्हें चोट पहुंचाए बिना, क्योंकि ये पत्थर तो पता नहीं कितने सदियों से ऐसे तुम्हारी हड्डियों के इर्द गिर्द बने पड़े हैं। विंग ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या क्या हम इन्हें गला दें। लांछा ने कहा, पर इन्हें हम कैसे गलाएं, अगर इनसे तुम्हारी हड्डियों को चोट पहुंच गई तो। विंग ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, पर इनसे मेरी हड्डियां बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। अब विंग उन्हीं हड्डियों के पास बैठा रहा और लांछा उसने अपना सूप काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया। जिसके बाद विंग ने कहा, लांछा, क्या तुम दोबारा से वो आग जलाओगे जिस पर तुम ये स्पिरिचुअल सूप बनाते हो। लांछा ने कहा, हाँ जला तो सकता हूँ, पर क्यों। विंग ने कहा, चलो हम इन्हें जलाकर देखते हैं। लांछा ने आग जलाई और विंग अपनी हड्डियों को, मतलब उन पत्थरों को उस आग में फेंकने लगा। उसे कुछ असर तो हुआ, हड्डियाँ पिघलने लगी, पर वो बहुत ज़्यादा देर कर रही थी। मतलब लांछा की वो स्पिरिचुअल फायर उन पत्थरों को पिघलाने के लिए काफ़ी नहीं थी। लांछा और विंग उन नरम पड़े पत्थरों की तरफ देखकर कह रहे थे, इसमें तो सालों लग जाएंगे, तभी ये पत्थर पूरी तरह से जल नहीं पाएंगे। विंग ने कहा, अब क्या करें। लांछा और विंग वापस से सर पकड़कर उन पत्थरों के ढेर के पास बैठे हुए थे। तभी उन दोनों के बीच से आवाज़ आई, तुम हेवनली लाइटनिंग क्यों नहीं ट्राई करते। वो दोनों भी अपने दिल पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाए, हाय सांग, तुम बताकर नहीं आ सकते। हाय सांग ने कहा, मैं तो काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ, आप दोनों की सारी नौटंकी देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि आप दोनों को जीनियस किसने बनाया। मतलब तुम एक एल्फ हो और ये एक एक डार्क गॉड है। विंग ने कहा, क्या। हुआइसंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन होगे जिसके सारे बॉडी पार्ट्स को ऐसे अलग अलग करके रखना पड़ रहा है। बात तो सही है, लांछा ने कहा। जिसके बाद ने हुआइसंग ने कहा, क्यों ना तुम लाइटनिंग थंडर का इस्तेमाल करो, हेवनली लाइटनिंग का इस्तेमाल करो, और जिसके बाद ये हड्डियाँ अपने आप ही पिघल जाएंगी। लांछा ने कहा, पर उसे कैसे बुलाएं।
तो होयसंग ने कहा, तुम्हारी आवाज़ से, और कैसे? लांझा ने उसकी तरफ सस्पिशियस नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? तो होयसंग ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए और कहा, मुझ पर कर्स स्पेल का इस्तेमाल मत करना। देखो, मैं बहुत ही नॉर्मल म्यूजिशियन हूँ और मुझे अपने मैजिक से थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल जाती है। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। लांझा ने वापस से आसमान की तरफ सर किया और उसने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, थंडर स्ट्राइक, विंग की हड्डियों को इन पत्थरों से आज़ाद करो। इतना कहते ही आसमान से उन पत्थरों पर बिजली गिरने लगी, जिसके साथ ही वो सारी हड्डियाँ उन पत्थरों को गलाकर आज़ाद हो गई और उनके आज़ाद होते ही वो सारी हड्डियाँ उस कोहरे में समा गई। इधर लांचा की हालत पहले जितनी ख़राब तो नहीं थी, पर उतनी अच्छी भी नहीं थी। विंग तुरंत निहोसंग को बोला, जाओ जाकर ये सारा सामान लेकर आओ। उसने निहोसंग के हाथ में एक सूची पकड़ा दी। होयसंग ने कहा, यह अच्छा है, एक तो तुम लोगों की मदद करो और ऊपर से फ्री के सर्वेंट भी हो जाओ। जाओ भी, विंग ने कहा और वो लांचा को संभालने लगा। निहोसंग जब सामान लेकर वापस आया तब लांचा और विंग वापस से वो स्पिरिचुअल सूप बनाने में लगे हुए थे। वापस से लांचा ने अपना जार भर लिया और जिसके साथ ही वो विंग की स्किन ढूंढने के लिए निकल गए नॉर्दर्न रीजन में, जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ जमा थी। वहाँ जाने के बाद उन सबके सामने बहुत सारे बर्फ़ के पहाड़ थे। अब उन पहाड़ों में विंग की स्किन को कहाँ ढूंढे? अब यहाँ होयसंग ने वापस से अपना दिमाग लगाते हुए कहा, चलो इस बर्फ़ को खोदते हैं। विंग और लांचा ने अपनी अपनी ताकत लगाकर देखी, पर कुछ भी नहीं हुआ। लांचा को उल्टा और तकलीफ़ होने लगी, पर किसी को कुछ भी नहीं मिला। तभी होयसंग ने कहा, ये देखो, इन बर्फ़ के बीच में कहीं कहीं पर पेड़ आए हुए हैं, कहीं कहीं पर वो सूखे हुए भी है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? अब लांचा और विंग उन सारे पेड़ों को गौर से देखने लगे। विंग ने कहा, कहीं मेरी स्किन इनसे एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही। विंग और लांचा दोनों ने भी अपने कंधे उठाए। तो विंग ने कहा, चलो ढूंढते हैं। विंग वहाँ से उस बर्फ़ के अंदर गायब हो गया। जब वापस आया तो उसे उसकी स्किन मिल चुकी थी। हाँ, अभी भी वो हड्डियों का ढांचा ही लग रहा था, फिर भी जितना था अच्छा था। वो अभी भी उस ओवरकोट और उस हैट वगैरह चीज़ों को पहने हुए था, ताकि उसके साथ जो कुछ भी है उनको ऑकवर्ड ना लगे। इसके बाद होयसंग को अलविदा कह के विंग और लांचा समंदर के देवता के पास चले गए, जिन्होंने विंग के खून को अपने अंदर समा लिया था। वहाँ पहुँचने पर लांचा और विंग को देखने को मिला कि ये पूरा राज्य उजड़ चुका है। हर तरफ भुखमरी से फैली हुई है। वहाँ का सारा पानी गंदा हो चुका है, जैसे कोई महामारी आ गई हो। विंग और लांचा वहीं से रास्ता निकालते हुए महल के अंदर तक चले गए, जहाँ पर अभी किंग की बेटी थ्रोन पर बैठी हुई थी। उन्होंने इन दो अजनबियों को यहाँ पर देखा तो पूछा, आप लोग कौन हो और ऐसे महल के अंदर अचानक से कैसे घुस आए? तो विंग कहने लगा, राजकुमारी, हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आए हैं। तो क्या तुम अपने पिता को बुला कर लाओगी? इस पर उस राजकुमारी ने बता दिया कि उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। विंग और लांछा सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी लांछा ने कहा, पर वो तो हमारे मित्र थे, हमें एक बार उनसे मिलने का मन कर रहा है। पता नहीं उस राजकुमारी को क्या हुआ, पर वो इन दोनों को उसके एंसेस्टर हॉल में ले गई और फिर इन दोनों से कहने लगी, आप उनके मित्र हो तो आप उनसे बात ज़रूर करना चाहेंगे। जिसके बाद वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चली गई और जैसे ही वो राजकुमारी वहाँ से चली गई, एंसेस्टर हॉल का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। वो दरवाज़ा बंद होते ही उन ताबीतों में से सारे ममीज़ बाहर निकलने लगे और इन दोनों पर हमला करने लगे। न सिर्फ हमला करने लगे, बल्कि उनकी एक पूरी की पूरी सेना तैयार हो गई, जो इन दोनों पर लगातार हमला करने लगी। अब विंग और वांगजी के सामने अपना हथियार उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोनों भी अपनी स्पिरिचुअल ताकत से इन सब से लड़ने लगे। वैसे जहाँ तक बात करने की बात आती है, तभी लांचा को अपनी पावर, अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है,
जो कि उस सील की वजह से बंधी हुई है, वरना जब तक वो अपने हैंड साइंस करता है तब तक तो उसे पावर्स की कोई कमी नहीं है। और वेइंग के बारे में भी यही बात है, जब तक उसे अपने कोहरे के रूप में लड़ना होता है तब तक कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए विंग ने एक ही झटके में उस पूरी आर्मी पर कंट्रोल कर लिया, जिसके साथ ही उसने उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, रिसेंटमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब वो उन सारे टोम्स को ढूंढने लगा, जिनमें से कोई एक टोम्ब पुराने महाराज का होगा। लांझा और विंग ने उस टोम्ब को खोल दिया तो उसके अंदर पुराने महाराज मम्मीफाइड अवस्था में थे, जिनका पूरा शरीर बहुत ही ज़्यादा सूख गया था, जैसे विंग के खून ने उनके अंदर की पूरी एनर्जी सूख ली हो। विंग ने अब उस महाराज के पेट पर चीरा लगा दिया, जिसके साथ ही उसका सारा खून निकालकर उसके अंदर समा गया और विंग पूरी तरह से स्वस्थ एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखने लगा। इधर विंग का ब्लड जैसे ही वहाँ से ख़त्म हुआ, वहाँ पर पानी साफ होना शुरू हो गया और वो पूरा का पूरा समुद्री राज्य अपने आप ही खुशहाली से भर गया। सभी लोग जो एक दूसरे पर बस चिढ़ रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, आपस में मार काट कर रहे थे, वो लोग सभी अचानक से शांत हो गए। तभी वो राजकुमारी अंदर आई। उसने कहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस कर्स्ड खून को अपने अंदर ले लिया। विंग और लांझा उसकी तरफ चौंक कर देखने लगे तो उस राजकुमारी ने अपनी आप बीती बताई। उसके पिता ने मरते वक्त उस राजकुमारी को ये कहा था कि उनके अंदर एक बहुत ही प्रीशियस ब्लड है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकत देगा। अगर वो चाहते, मतलब अगर राजकुमारी चाहती है तो वो ब्लड उनके अंदर से ले सकती है, वो उसे बेइंतहा ताकत देगा। पर राजकुमारी ने अपने पिता की हालत देख ली थी। उसने अपने पिता को मरते वक्त तो वादा कर दिया कि वो उस ब्लड का ख्याल रखेगी, अपने पिता से कभी भी नहीं छीनेगी। जिसके साथ ही उसके पिता ने बहुत सारे सैनिकों को अपने साथ ही दफन करवा दिया था, ताकि जब भी इस ब्लड का ऑनर उस ब्लड को लेने के लिए आए तो वो राजा और उसकी सारी आर्मी उस ऑनर से लड़ सके। पर राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। उसने अपने पिता के ताबूत पर एक सील लगवा दी, ताकि उसके पिता कभी भी उस सील से आज़ाद ना हो सके। वो जानती थी उसके पिता कितने ज़्यादा ग्रीडी हो गए हैं जब से ये खून उनके अंदर आ गया है। उन्हें ताकत की भूख है और इसीलिए वो अपने राज्य तक को तबाह करने चले हैं। जिसके बाद राजकुमारी ने बहुत कोशिश की अपने राज्य को संवारने की, पर वो ये सब नहीं कर पाई। उसे इस सब का वजह पता थी, वही कर्स्ड ब्लड जो इस सब की वजह है। इसलिए उस राजकुमारी ने उस ब्लड को, जब ये अनजाने मुसाफिर को यहाँ पर देखा, उन्हें देने का तय किया और उन्हें इसी सिलसिले में उसने अपने एंसेस्टर हॉल में ले जाकर बंद कर दिया। और जब वो ब्लड वहाँ से चला गया, राजकुमारी की जो भी सोच थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। ये कर्स ब्लड ही था जो उनके पूरे राज्य को गंदा कर रहा था। और जैसे ही वो चला गया, राजकुमारी का पूरा राज्य वापस से खुशहाल हो गया। उसने इन दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, साथ ही उन दोनों को बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जो उनके आगे की जर्नी में काम आ सकती हैं। अब लांछा ने विंग से पूछा, अब ये 3 चीज़ें तो मिल गई है, पर तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वो हमें कैसे मिलेगी? विंग उसके बैकग्राउंड को याद करके सोचने लगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर है। ऐसी फायर कहाँ हो सकती है? या तो हेल में, या तो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो फायर नेचुरली मिलती है। ऐसी 2 ही जगह थी, एक तो फायर किंगडम और हेल। तो विंग और लांझा सबसे पहले तो फायर किंगडम गए, जहाँ पर बहुत ही साधारण लोग थे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख सके, उन्हें गुस्सा दिला सके, उन्हें आपस में लड़वा सके। तो यहाँ पर तो विंग की कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी होने का नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने फायर किंगडम छोड़ दिया, जिसके बाद वो हेल में चले गए। हेल की तो दुर्दशा हो रखी थी, पर यहाँ पर भी उन्हें विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिली। जिसके बाद लांझा और विंग दोनों भी सोचने लगे कि उन्हें उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी, विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ पर मिलेगी।
दोनों वापस से मेडिटेशन करने बैठ गए, लेकिन उन्हें उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, उन चेन्स और उस फायर के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। दोनों काफ़ी समय तक घूमते रहे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो लांझा और विंग वापस से उसी कासल में आ गए जहाँ पर विंग पहले लांझा को लेकर गया था। अपने पुराने घर में आने के बाद लांझा बहुत ही ज़्यादा खुश था। इस पूरे सफ़र में लांझा और विंग के बीच में बहुत अच्छी सी दोस्ती हो गई थी। हाँ, लांझा अभी भी अपने पूरे सील को ख़त्म नहीं कर पाया था, पर विंग के जितने भी बॉडी पार्ट्स उन्हें मिले थे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इधर एक रात जब लांझा और विंग साथ में सो रहे थे, विंग लांझा के बालों में हाथ फिराते हुए कह रहा था, लांझा, तुम्हें नहीं लगता हमें इस सील को तोड़ने का कोई उपाय सोचना चाहिए? लांझा ने विंग की तरफ देखकर कहा, क्या इस सील को तोड़ने का कोई उपाय भी है? विंग ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? हर मैजिक का कोई ना कोई तोड़ होता है, तो इसका भी ज़रूर होगा। विंग और लांझा अब काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। दोनों एक साथ खाना पकाते, फिर लांझा उस खाने को खाता, आपस में बातें करते। चांदनी रात में वो छत पर जाकर बैठते। कभी कभी लांझा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वाला सूप बनाता, फिर उसे पीकर वो विंग को भी उस चीज़ का एहसास दिलाता। पर विंग का शरीर अभी भी पूरा नहीं था, इसलिए वो सारी फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पाता था। दोनों खुश थे, पर विंग को अभी भी सब कुछ अधूरा सा लगता था। एक तो उसका शरीर पूरा नहीं है, ऊपर से लांझा को भी एक सील लगा हुआ है, जिससे उसकी पावर्स भी बहुत हद तक बंध गई है। अगर उन दोनों को भी फ्री होना है तो लांझा के सील को हटाना पड़ेगा। लांझा ने विंग की जिस हद तक मदद की है, तो विंग को भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। विंग सोचने लगा। वो जगह जगह लाइब्रेरी में जाता, लान क्लान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता, पर लान क्लान जो कि एक सील के पीछे छुपी हुई थी, एक प्रोटेक्शन के पीछे छुपी हुई थी, किसी को भी नहीं दिखती थी। कोई भी लान क्लान का मेंबर बाहर दिखना पॉसिबल ही नहीं था। तभी विंग को याद आया, उसने एक बार एक लान क्लान के छोटे से बच्चे को बचाया था। वो बच्चा कहाँ होगा? वो सोचने लगा। तभी कुछ दिनों बाद वहाँ पर होयसांग आ गया, जिसके साथ वही छोटा बच्चा था। विंग उस बच्चे को देखकर चौंक कर बोला, तुम तुम तो। उस बच्चे ने कहा, हाँ मास्टर, मैं वही लड़का हूँ जिसकी आपने जान बचाए थे। विंग ने कहा, तुम तो काफ़ी बड़े दिख रहे हो। उस लड़के ने कहा, हाँ, काफ़ी साल बीत गए हैं। तभी लांझा वहाँ पर आ गया। उस लड़के ने तुरंत ही लांझा को पहचान लिया और वो घुटनों पर आकर वो करते हुए बोला, मास्टर, आप, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। विंग ने पूछा, अच्छा, तो तुम इसे जानते हो? जिंगे ने कहा, हंगवुनजुन को कौन नहीं जानता? हंगवुनजुन? निहोसांग ने चौंक कर पूछा, मतलब लान वांग जी? जिंगे ने कहा, हाँ, लान वांग जी। होयसांग ने कहा, पर पर वो तो एक नामी कल्टीवेटर है, उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई। जिंगे ने कहा, नहीं, वो बचपन में ही एक नामी कल्टीवेटर बन गए थे। 6 साल की उम्र में उन्होंने पूरे हमारा लान क्लान का ज्ञान हासिल कर लिया था, इसलिए तो उन्हें यंगेस्ट कल्टीवेटर या हंगवुनजुन कहा जाता है। होयसांग ने कहा, ये तो और भी बढ़िया बात है, मैं तो बस इसे एक छोटा सा एल्फ समझता था। जिंगे ने कहा, खबरदार, इनकी इनके साथ बदतमीजी या इनका अपमान करने की कोशिश की तो। होयसांग ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। अब वो चारों लोग खाना खाते हुए जिंगी से बहुत सारी बातें पूछ रहे थे कि हांगवुनजुन कौन था, कैसा था, उस पर सील कैसे लग गई। जिंगी ने भी वो सारी बातें बता दी कि किस तरह से वांगजी के आंखों के सामने ही उसकी माँ को कोड़े मार दिए गए, और फिर वो छोटा था, काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स ने उसे पकड़ रखा था और शरीर छोटा होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाया, पर उसने अपने कर्स स्पेल से पूरे लान क्लान को श्राप दे दिया। पर इतना ही नहीं, उस एल्फ ने मरते हुए अपने मास्टर को बुला लिया। अपने मास्टर को? बाकी तीनों लोग चौंक कर जिंगी की तरफ देखने लगे। जिंगी ने कहा, हाँ, कहते हैं
उस एल्फ का मास्टर एक डार्क लॉर्ड था। कौन? यीलिंग पैट्रियार्क, जिंगी ने कहा। यीलिंग पैट्रियार्क? वो कौन है? वीग ने पूछा। तो हैसंग कहने लगा, अरे हंगवन जुन को बिजली का देवता, हेवनली लाइटनिंग का देवता कहा जाता है। वैसे ही डार्क लॉर्ड का नाम है यीलिंग पैट्रियार्क, वो रिसेंटमेंट का देवता है। अच्छा, वी ने कहा। अब जिंगी आगे बताने लगा, वो एल्फ का जो मास्टर है ना, यीलिंग पैट्रियार्क, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वो वहाँ आकर अपने डिसाइपल को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बच नहीं पाई। तो यीलिंग पैट्रियार्क ने वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। इसलिए लान क्लान के सभी जो 33 एल्डर्स थे, उन सब ने अपनी अपनी बलि देकर यीलिंग पैट्रियार्क के सारे सोल को शटर कर दिया, उसको 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और फिर उसे अलग अलग जगह जाकर दफना दिया। विंग, लांझा और होयसांग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जिंगे आगे बताने लगा, पता है उसे कितनी कितनी जगह पर सील कर दिया, पर इतना सब काफ़ी नहीं था। हंगवनचुन भी आपे से बाहर हो रहे थे, वो तो छोटे बच्चे ही थे ना, उन पर भी सील लगा दिया गया, क्योंकि वो जो कुछ भी बोलते थे सच हो जाता था। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक दिन अपने मास्टर को वापस लेकर आएंगे, जो कि उनके माँ का मास्टर है, उसे वापस लेकर आएंगे और वो लान प्लान को तबाह कर देंगे। विंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो लांचा की तरफ देख रहा था। ये हंगवनचुन है, विंग खुद यीलिंग पैट्रियार्क है और होयसांग उन दोनों की तरफ देखकर कह रहा था, मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। मेरे दो दोस्त, वो दोनों भी क्या निकले। इधर जिंगी बड़ी खुशी खुशी कह रहा था ना, कितने कमाल के हैं ना हंगवनचुन, जिन्होंने 6 साल की उम्र में पूरा ज्ञान पी लिया था, उन्होंने इतना बड़ा श्राप दे दिया था। बहुत अच्छे, होयसांग ने कहा। जिसके बाद होयसांग और जिंगी को एक अलग कमरा मिला सोने के लिए, और इधर लांझा और विंग अपने कमरे में आकर बेड पर लेटे हुए थे। विंग छत की तरफ देख रहा था। लांझा का हाल भी कुछ अलग नहीं था, दोनों भी आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। अचानक से विंग लांझा की तरफ मुड़ा। लांझा ने कहा, तो आप मेरे माँ के मास्टर थे। विंग ने कहा, मुझे खुद भी पता नहीं है। तभी लांझा ने कहा, पर मुझे पता है। क्या? विंग ने पूछा। लांझा ने कहा, क्या आप मेरे अल्फा हो, मेरे हस्बैंड हो? ये सुनकर विंग ने लांझा को गले से लगा लिया और कहा, चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, पर तुम्हें मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा लांझा। लांझा ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, तो आपको क्या लगता है, क्या हमें लानक्लान जाना चाहिए? विंग ने कहा, क्या तुम जाना चाहते हो? लांझा ने कहा, हाँ। जिन लोगों ने मेरी माँ के साथ गलत किया, मेरे मास्टर के साथ गलत किया, खुद मेरे साथ गलत किया, मैं उस क्लान को नहीं छोड़ सकता। और मुझे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को तो भी वापस लाना है। क्या पता वो लान क्लान में ही हो। लांझा के इतनी बोलने की देर थी, तभी उसके नेक पर जो भी वो सील लगी हुई थी वो टाइट होने लगी। विंग और लांझा ने एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखा। विंग ने फिर से एक बार लांझा की वो सील लूज़ करने में हेल्प की। अगले दिन जब जिंगी, होयसांग, लांझा और विंग वापस से ब्रेकफास्ट पर मिले, तो विंग ने बताया कि वो लांझा को लेकर घूमने जा रहा है। होयसांग ने चौंक कर कहा, अभी अचानक से? विंग ने कहा, हाँ, कुछ ज़रूरी काम है। तुम जिंगी के साथ यहीं रुकना और उसका ख्याल रखना। जिंगी ने कहा, मैं कोई बहुत छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। पर होयसांग ने उसके सर पर मारते हुए कहा, और अगर वापस से तुम्हें कोई मारने चले आए तो? जिंगी ने कहा, हाँ, वो तो हो सकता है, पर अभी मैं उतना छोटा भी नहीं रहा, अभी तो मुझे मार्शल आर्ट भी आता है। ये कहते हुए वो होयसांग को कुछ कुंग-फू के स्टेप्स करके दिखाने लगा। तो होयसांग ने हंसते हुए कहा, तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, किसी की नकल करके तुम कुंग-फू या मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। ये कहते हुए वो जिंगी को कुछ मूव्स करके दिखाने लगा। विंग और लांझा ने उन दोनों को हंसते हुए देखा और फिर तुरंत वहाँ से चले गए।
गुसू की पहाड़ियों में चलते हुए विंग और लांचा क्लाउड रिसोर्सेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उन्हें दिख नहीं रहा था, जिससे लांचा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। फिर से एक बार वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मुझे लान क्लान ले चलो। लांचा की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा चढ़ी हुई थी, जिससे उसे तकलीफ भी होने लगी, पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसका गुस्सा अब आसमान छू रहा था। विंग ने लांचा को शांत करने की कोशिश भी की, पर कोई असर नहीं हुआ। वो दोनों सीधा एक बैरियर को पार करते हुए उसके अंदर पहुंच गए, जहां पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मची हुई थी। लोग त्राहिमाम कर रहे थे। वहां पर 33 स्पिरिट्स घूम रही थी, जो कि चेन के फॉर्म्स में थी। वो वहां पर जाती, लोगों को तड़पाती, मतलब लोगों को मारने का काम करती, और वापस जाकर किसी एक जगह पर रुक जाती। विंग और लांचा को समझते देर नहीं लगी कि यहीं पर विंग की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। ऐसे ही चेंस विंग ने उस प्रतिबिंब में देखी थी, जहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस को बांध कर रखा गया था। वो दोनों भी वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर एक यज्ञ जैसा कुछ बना हुआ था। नीचे से लगातार आग चल रही थी और वहाँ पर वो चेंस आ रही थी, विंग को तड़पा रही थी, उसके कॉन्शियसनेस को शटर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अभी भी जैसे तैसे अपने आप को जिंदा रखे हुए था। अब लांछा उन चेन से लड़ने लगा, जिसके साथ ही विंग अपनी कॉन्शियसनेस को आज़ाद करने की कोशिश करने लगा, पर वो फायर वो उसे उस कॉन्शियसनेस तक जाने नहीं दे रही थी। विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाया, जिसके साथ ही वहाँ पर एक और स्पिरिट आ गई। ये स्पिरिट लांछा की मॉम की थी। लांछा, जो अभी भी उन चेन से लड़ने में बिजी था, वो उस स्पिरिट को देख नहीं पाया। इधर विंग पीछे खड़ा उस स्पिरिट को बड़ी ही आसानी से देख पा रहा था। उसने उस स्पिरिट की तरफ देखते हुए कहा, रानी। ये आवाज़ सुनते ही लांछा भी रुक गया और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग किसी स्पिरिट के सामने खड़ा था। लांछा धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए विंग की तरफ आने लगा, तो लानी रोते हुए मुस्कुराने लगी। उसने कहा, मास्टर, मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये कहते ही वो उस यज्ञ की तरफ चली गई। लांछा को अपनी माँ से बात तक करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तब तक वहाँ पर वो सारी चेन्स वापस आ चुकी थी, जितनी भी बची हुई थी। उन्होंने लांछा को जकड़ लिया और कुछ चेन्स विंग के पीछे चली गई। इधर जैसे ही वो फायर बुझ गई, विंग ने अपनी कॉन्शियसनेस को हासिल कर लिया और वो वहाँ से वापस आया। उसके अंदर से उसकी रिसेंटमेंट बहुत ही तेज़ी से बह रही थी। वो बस एक ही झटके में उन सारी चेन्स को मसल सकता था, लेकिन तभी उन चेन्स ने स्पिरिट का रूप ले लिया और वो विंग की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। विंग समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। लांछा भी उन चेन्स में जकड़ा हुआ विंग की तरफ और उन स्पिरिट्स की तरफ देख रहा था। वो स्पिरिट्स कह रही थी, तुमने अपने सारे अंग तो पा लिए, लेकिन अपने हार्ट को कैसे पालोगे, जो कि इसके अंदर है। जिसके साथ ही उन्होंने लांछा के अंदर धड़कता हुआ वो हार्ट देख लिया, जिसके साथ ही वो स्पिरिट उन दोनों को ऐसे ही अवैस पे छोड़कर वहाँ से भागने लगी, वही चेन्स के रूप में। पर विंग ने अगले ही पल अपने एक ही हाथ से उन सभी चेन्स को पकड़ लिया और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। वो सभी वहीं शटर हो गई और आज़ाद भी। इधर वांगची विंग की तरफ देख रहा था और विंग भी वांगची के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। विंग ने वांगची के गाल को हाथ लगाते हुए कहा, लांछा। तभी लांछा ने अपनी तलवार निकाली और विंग के सामने पकड़ते हुए कहा, आपको अपना हार्ट ले लेना चाहिए। विंग ने कहा, लांछा, मैं सालों तक बिना हार्ट के जिंदा रहा हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लांछा ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। आपको अपना हार्ट ले लेना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं। पर लांछा जिद पर अड़ गया। उसने कहा, अगर आप अपना हार्ट नहीं ले लेंगे तो मुझे भी ये नहीं चाहिए। ये कहते हुए उसने वो तलवार अपने हार्ट पर रख ली और कहा, उम्मीद है मेरे जाने के बाद आप इसे अपना लेंगे। लांछा ने उस तलवार को
अपने चेस्ट में घुसाने की कोशिश की, पर तभी विंग ने उस तलवार को पकड़ लिया और वो तलवार लांछा के चेस्ट में जाने के बजाय उसके सील पर चल गई। विंग ने उसकी डायरेक्शन बदल दी थी और वो सील सच में कटकर नीचे गिर गया। विंग और लांछा दोनों भी उस सील की तरफ देखने लगे। अब इससे पहले कि विंग कुछ समझ पाता, लांछा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरे हस्बैंड को उसका हार्ट वापस दे दो। आसमान में बिजलियां कड़की, पर फिर शांत हो गई। कुछ भी नहीं हुआ। तो लांछा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने लगा कि क्या हुआ, उसका दिल गया भी या नहीं। उसे तो अब तक विंग के पास पहुंच जाना चाहिए था। इधर उसने अब विंग के चेस्ट पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा तुम्हारा दिल यहाँ पर नहीं है। क्या हुआ? क्या क्या मेरा स्पेल भी टूट गया? क्या मेरी शक्तियाँ भी चली गई? वो परेशान होने लगा। तो विंग ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ऐसा दिल नहीं चाहिए जिसमें तुम नहीं हो, जो तुम्हें खुद से दूर करे। तुम्हारा छोड़ा हुआ दिल मुझे नहीं चाहिए। पर तभी लांछा को बहुत अजीब सा एहसास होने लगा। उसने रोते रोते ही विंग की गंध महसूस की और वो उसे वापस से स्निफ करने लगा। विंग से बहुत ही बेहतरीन गंध आ रही थी। उसने कहा, आप आपने आपकी गंध, ये खुशबू। विंग लांछा की तरफ देखने लगा। सच में लांछा के अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत गंध आ रही थी, एक बहुत ही अलग सी, जिससे दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बहुत ही अजीब नज़रों से, मतलब लस्ट से। पहली बार विंग लांछा को छू रहा था उस तरह से, और लांछा भी कुछ कम नहीं था। दोनों भी अपने ही नशे में डूबे हुए थे। दोनों वहीं पर एक हुए, जिसके साथ ही जब लांछा को अगली बार होश आया तो उसका हाथ सीधा विंग के दिल पर गया, जहाँ पर उसे एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई। विंग ने कहा, हाँ सच कहा तुमने, मेरा दिल वापस से बन रहा है। लांछा ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, मेरा दिल पूरी तरह से गायब हो चुका था, वो वापस से बन रहा है। तुम्हारे अंदर का दिल मेरे किसी काम का नहीं था। मेरे अंदर अपना खुद का दिल बनना चाहिए था, जो कि तुम्हारी वजह से बन रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, लांछा ने कहा। तो विंग ने कहा, खुशी की तो बात है। क्या मतलब? लांछा ने पूछा। तो विंग ने अपना हाथ उठाकर लांछा के पेट पर रखा। लांछा ने चौंक कर विंग की तरफ देखा। तो विंग ने कहा, एक धड़कन तो यहाँ भी पनप रही है। अब लान को फिर से बसाकर विंग और लांछा वापस से अपने कासल में चले आए। तो वो कासल बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था। होयसांग ने कहा, थोड़ी सी हेल्प मेरी तरफ से। विंग ने कहा, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी होयसांग ने हंसते हुए कहा, मेरे मास्टर वापस आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए उनका कासल भी सही से नहीं बना सकता। विंग ने कहा, क्या? तो होयसांग ने उसके सामने वो करते हुए कहा, मास्टर, क्या आप भूल गए? मुझे और मेरी शिजिया को आपने ही पनाह दी थी, और मेरी शिजिया के लिए आपने इतना सब कुछ किया, और शिजिया सच में आपको मानती थी। उन्होंने आपके लिए अपनी जान तक दे दी, अपने बेटे तक को आपके हवाले कर दिया। तो क्या मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर सकता? विंग अब अपना सर खुजाते हुए सोचने लगा। तो लानी तुम्हारी बहन थी? होयसांग ने कहा, हाँ मास्टर। इसका मतलब लांछा तुम्हारा भांजा है? होयसांग ने फिर से कहा, हाँ मास्टर। विंग ने कहा, इसका मतलब मैं तुम्हारा जमाई हूँ? होयसांग अब विंग की तरफ देखने लगा। उसने कहा, मास्टर। विंग ने कहा, होयसांग, बेहतर होगा तुम अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये सारे रिश्तों की गुत्थी मेरे सर के ऊपर से जा रही है। ऐसा करो, तुम कुछ टाइम बाद आना। होयसांग ने कहा, हाँ, पर क्या मैं जिंगी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? विंग ने अब जिंगी और होयसांग की तरफ देखकर कहा, ठीक है, जाओ। जिसके बाद होयसांग जिंगी को लेकर वहाँ से चला गया। अब विंग अपना सर पकड़कर सोचने लगा, मुझे मेरा ओमेगा मिल गया, मेरा परिवार मिल गया, मेरा बच्चा भी होने वाला है, सब कुछ वापस मिल गया, मेरी बॉडी भी वापस मिल गई। बस एक ये मेमोरीज है जो कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो लांझा ने उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा,
बेहतर है जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें हम छोड़ना सीखें। वेंग ने कहा, क्या इसका मतलब मेरी मेमोरीज बुरी थी? लांचा ने कहा, क्या पता। वेंग ने कहा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मेमोरीज में क्या है। लांचा ने कहा, जितना ज़रूरी है उतना तो आपको पता चल गया, अब आपको और क्या देखना है? वेंग ने कहा, फिर भी मैं अपनी मेमोरीज को वापस लाना चाहता हूँ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लांचा ने कहा। अब इसके साथ ही होती है ये कहानी ख़त्म। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे क्रिटिसाइज़ भी कीजिएगा। वैसे अगर आपको लग रहा होगा कि ये कहानी अधूरी है तो मैंने इस कहानी को यहाँ तक ही सोचा था। बाकी चीज़ें मतलब विंग की मेमोरीज में क्या है ये सब सोचने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अकेले इंसान की मेमोरीज में ऐसा क्या ही होगा। और बाकी तर्क तो आप लगा ही सकते हो। चलिए, तो अभी के लिए अलविदा, जल्द मिलते हैं।